सबको और राम राम भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका स्वागत। और आज थर्सडे है, ऑर्गेनन डे है भाई। और आज 4 सितंबर 2025 हो गई है। और हमारा एफोरिज्म चलेगा आज 161, पेज नंबर 222, 222 पे है ऑर्गेनन में ये। और एफोरिज्म नंबर 161 के कंटेंट में 28 पेज नंबर पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इन क्रॉनिक, ब्रैकेट में कह रहे हैं सॉरी, disease, the homeopathic aggravation from, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंटीसोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन अकर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सेवरल डेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो क्रोनिक डिजीज है, खास करके जो सोरिक ओरिजिन है जिनका, होम्योपैथिक एग्रावेशन जो है किसी एंटीसोरिक देने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन के, वो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सेवरल डेज भी मिलता है कई बार, समय समय पर। क्रोनिक डिजीज में ये सेवरल डेज तक रह सकता है होम्योपैथिक एग्रावेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक्यूट में रह सकता है कुछ घंटों तक के लिए, जो पीछे हम पढ़ के आए थे होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो 161 एफोरिज्म में कह रहे हैं नीमैन साहब, कह रहे हैं व्हेन आई हेयर लिमिट द सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन और रादर द प्राइमरी एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन that seems to increase somewhat the symptoms of the original disease to the first or few first hours. This is certainly true with respect to diseases of a more acute character and of recent origin. हनीमैन साहब कह रहे हैं कि जब मैं यह लिमिट करता हूं सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन को, या फिर ये कहे कि प्राइमरी एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ही होता है ये, इसको कह रहे हैं दैट सीम्स टू इंक्रीज समवाट द सिम्टम्स ऑफ द ओरिजिनल डिजीज। तो फिर ये वो ओरिजिनल डिजीज के जो सिम्टम हैं उनका कुछ हद तक बढ़ जाना है, इस बात से मेरा मतलब, होम्योपैथिक एग्रावेशन से मतलब। और बढ़ जाना है टू द फर्स्ट और फ्यू फर्स्ट आवर्स के लिए। दिस इज सर्टेनली ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द डिजीज ऑफ मोर अक्यूट करेक्टर एंड ऑफ रिसेंट ओरिजिन। और ये निश्चित रूप से ये बात सत्य होती है किसके संबंध में? उन डिजीज के संबंध में जो एक्यूट करेक्टर के हों और रिसेंट ओरिजिन हुआ हो जिनका। बट वेयर मेडिसिन ऑफ लॉन्ग एक्शन हैव टू कॉम्बैट ए मेलेडी ऑफ कंसिडरेबल और ऑफ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग, where no such apparent increase of the original disease ought to appear during treatment, and it does not so appear if the accurately chosen medicine was given in proper small gradually higher doses, each somewhat modified with renewed dynamization. तो हैनीमैन साहब ने यहाँ पहली बात तो एक तरह से बिल्कुल ये कह दी है कि ये एक्यूट डिजीज के संबंध में है, लेकिन जो मेडिसिन लॉन्ग एक्शन वाली दे रखी है सामना करने के लिए एक ऐसी मेलेडी को जो कंसिडरेबल लॉन्ग, वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो बहुत पुरानी कोई मेलेडी है उसके लिए जो दे रखी है, वेयर नो सच अपरेंट इंक्रीज ऑफ द ओरिजिनल डिजीज और टू अपीयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एंड इट डज नॉट सो अपीयर इफ द एक्यूरेटली चूजन मेडिसिन वाज गिवन इन प्रॉपर स्मॉल ग्रेजुअली हायर डोजेज। तो ये बेसिकली इस तरह का जो एग्रावेशन है वो क्रोनिक डिजीज में तो मिलता ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल कह रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान, और खास करके तब तो मिलेगा ही नहीं जब आप एक्यूरेटली चूजन मेडिसिन को प्रॉपर स्मॉल डोज में दे रहे हो और ग्रेजुअल हायर डोजेज में देते जा रहे हो, ईच समवाट मॉडिफाइड विद रिन्यूड डायनामाइजेशन के साथ, सक्शन करके हल्का सा उसको डायनामाइज करके देते जा रहे हो, वहां नहीं मिलेगा। वहां कब मिलेगा आगे कह रहे हैं अब, such increase of the original symptoms of a chronic disease can appear only at the end of treatment when the cure is almost or quite finished. तो क्रोनिक डिजीज में ये होम्योपैथिक एग्रावेशन जो आता है बेसिकली ओरिजिनल सिम्टम्स का, क्रोनिक डिजीज के बढ़ना, वो केवल और केवल तब अपियर होगा जब वो ट्रीटमेंट लगभग पूरा हो जाएगा। शुरुआत में एग्रावेशन नहीं दिखेगा होम्योपैथिक। क्रोनिक डिजीज का जो एग्रावेशन है ओरिजिनल डिजीज का, वो जब वो लगभग क्योर होने ही वाला होगा या ट्रीटमेंट का एंड होने वाला है, तब वो
एग्रावेशन वहां जाके दिखाई देगा, जो कि एक्यूट डिजीज में शुरुआत में दिखाई दे जाता है। और बल्कि इसका तो एक बड़ा अच्छा भाव ये है दीपशिखा, अमित भाई, कि अगर क्रॉनिक डिजीज में ओरिजिनल सिम्टम्स का एग्रावेशन नजर आने लगा, ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो जहां से शुरुआत हुई थी वो वापस आने लगे उसके, एक तरह से, तो इसका मतलब समझो कि आपका केस अब बहुत नजदीक है क्योर होने के। ये भाव भी इसमें आ रहा है, लगभग वो फिनिश होने वाला है क्योर अब। ठीक है भाई, हाँ, ये हाँ। तो दो भाव बस आए। ये हमने बस ये हमने देखा है और इसमें हमने एक गलती भी की थी। हाँ। मेरी पेशेंट है, उनको 35-40 साल से जो है अब 40 साल करीब हो गया, उनको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रही है। और उनका ये था कि रोज सुबह शाम वो क्या खा मतलब सिट्राजिन खाते थे और वैसे उनका काम चल रहा था। मेडिसिन के बाद 1-1.5 साल तक तो उनको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि अब मुझे पहले की तरह, जैसे मैं छोटा था तो जैसे मुझे साइनस की प्रॉब्लम होती थी वो शुरू हो गई है और और खुजली मेरी अब बढ़ गई है, अब मुझे पहले से ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें ये लगा कि ये फिर कुछ हुआ होगा बीच में, तो जैसे हम लोग करते हैं ना, हमने पहले उसी को रिपीट किया हायर डायनामाइजेशन में, तो हाँ। थोड़ा कुछ आराम रहता, फिर वापस बार बार आती। और फिर उसके बाद फिर ऐसा करते करते मतलब एंड में ही हुआ कि मेरी मेडिसिन से बार बार जो हम दे रहे थे ना वो इंटरफेरेंस हो रहा था। तो ये चीज समझ पाना बड़ा दिक्कत होता है कि ये जो बीच में रुक गई थी डिजीज या बीच में कम थी, वो वापस जो आई है वो किसी और कारण से आई है या क्रॉनिक डिजीज का जो है एंड है और उसका एग्रीवेशन इस वजह से आई, ये थोड़ा हम समझना चाहेंगे। हाँ, तो वो आपका केस ही बता देगा, जो केस हिस्ट्री हम लेते हैं ना, और केस हिस्ट्री में जो हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जर्नी ऑफ डिजीज कैसे कैसे आई है, ओके। पहले हाँ कभी हाँ हाँ हुआ था। तो एक तो बात वो है कि अगर आपके ट्रीटमेंट के दौरान कोई ओल्ड सिम्टम उसका कोई रहा था, रीअपीयर। वो हाँ। अपीयर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो ऑन द क्योर ट्रैक है, एक बात। और यदि हम्म, यदि वो उसका अपीयर होना या फिर उसका बढ़ना, थोड़ा सा उसका हाँ अपीयर होना, या उसका जो उसका वो जो ओरिजिनल सिम्टम है उस क्रोनिक डिजीज का, उसका बढ़ना। इसको आप ऐसे ले समझ सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आर्थराइटिस का केस आ रहा है जिसकी बोन्स वगैरह डिस्टोर्टेड भी हो रखी हैं। ठीक है। तो बेसिकली पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस होके वापस आएगा, ना कि उसका दवाई देते के साथ पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि हाँ ठीक है। पेन है ओरिजिनल स्टार्टिंग सिम्टम किसी भी हाँ उसका गाउट का या उसका आर्थराइटिस का। तो इसमें हम ये हाँ देखते हैं कि ऐसे ही उसको एग्जांपल ले लो उसका, जो बड़े सर का एक एग्जांपल याद आ जाएगा, हम और अमित पाल तो थे शायद, अमित शर्मा भी थे क्या सीपीएच प्लस में, वहां क्या हुआ था दीपशिका, वहां एक डॉक्टर ने खड़ी होके पूछा, लेडी डॉक्टर थी, बड़े सर से, कि सर मैंने मेडिसिन दी और एक पेशेंट है उसको बेसिकली वो थी ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रो यूट्राइन फाइब्रोइड, कुछ ऐसी पैथोलॉजी थी, और सर उसके मेंसेस जो है वो रेगुलर हो गए और सब कुछ ठीक है, जो उसके मेंसेस जो है गड़बड़ हुए थे पहले। तो बड़े सर ने ये कहा कि इसके मेंसेस वगैरह और रेगुलर नहीं होने चाहिए, तो आप ये देखो पहले, मतलब रेगुलर पहले हो रहे नहीं हो रहे, ये इसको इसके साथ हम ये देखना कि उसकी पहले सिस्ट या उसका फाइब्रोइड जाना चाहिए, अदरवाइज हो हाँ क्या रहा है कि वो क्योर नहीं हुआ उसका। तो ऐसे ही यदि किसी बीमारी के प्राइमरी या ओरिजिनल सिम्टम्स जो का भाव ये है जो पहले शुरुआत में हुए थे, जैसे दर्द हुआ किसी बीमारी में पहले शुरू, अब उसकी बोन भी डिस्टोर्टेड हो गई है, अब बोन तो ऐसी की ऐसी वो है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल पेन था वो बढ़ गया आपकी दवाई दे के। तो इसको होम्योपैथिक एग्रावेशन ना समझे ये, हाँ क्योंकि क्योंकि इसका जो पेन वगैरह की दिक्कत वो तब होनी चाहिए जब उसका वो आर्थराइटिस जो है वो क्योर होने की तरफ बढ़े, ऐसा बस जैसे भाव है। जैसे शुरू में जब वो आया वो अर्टिकेरिया के साथ आया, ठीक है। हाँ। फिर अब 1.5-2 साल के बाद जब था तो उसको अर्टिकेरिया रैशेस कम है, लेकिन बीच बीच में फिर से वो कभी बढ़ते हैं और खुजली बहुत होती है, वो कभी कभी होता है। और उस साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आई थी। तो हमें ये समझना, पहले तो हमने यही, जैसे हम लोग समझते ना कि क्या इस बीच में ऐसा क्या हुआ, कोई और स्ट्रेस लिया, कुछ हुआ, हाँ। ये सब करते करते चल रहे थे। बाद में हमें समझ में आया, अभी जैसे 5-6 साल हो गया तो अभी हमें ये समझ में आता है कि वो
हमने चाहे जो भी मेडिसिन दी है वो खुद ही सबसाइड होता जा रहा है। अभी सिर्फ उनका अब अर्टिकेरिया नहीं है, लेकिन हाँ। सर्दी जुकाम उनको कोल्ड बीच बीच में जब भी सीजनल चेंज होता है थोड़ा थोड़ा होता है, वो आता है। तो हमें हाँ ये जो हमने वहां पे इंटरप्ट किया, शायद मेरी किसी दवाई ने काम नहीं किया होगा, या जो हम इंटरप्शन कर रहे थे वो पाथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ तो था, लेकिन इंटरप्ट नहीं करना है ये भी समझना हाँ, कि क्रॉनिक इंटरप्ट नहीं करना है। उसमें ये हम देख लें कि अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करके कोई एक्यूट फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है वो प्रोसेस, तो हाँ नहीं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं इंटरप्ट करना है। अगर कोई स्ट्रक्चरल या डिस्ट्रक्टिव चल आ गया है तो फिर हमें उसे इंटरप्ट करना है। तो ये जो क्रॉनिक डिजीज के रिकवरी के दौरान जो हमारे जो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हैं, हाँ उनको हमें ध्यान रखना होगा। इसमें दो भाव मिक्स हो रहे हैं बेसिकली। एक तो ओल्ड सिम्टम्स अगर रीअपियर हो रहा है reappear, तो हाँ वो अलग चीज हम नजर रखेंगे, वो भी हमारा सही दिशा में जा रहा क्रोनिक केस। और यदि हम्म उसको पहले कोई ओरिजिनल सिम्टम था या उसका हम्म कोई ऐसा ओरिजिनल सिम्टम को यहाँ पढ़ना बेसिकली, उसका ओरिजिनल सिम्टम क्रॉनिक का हम कौन सा मानेंगे, कौन सी क्रोनिक डिजीज का। तो ये मुझे लगता है ये ओरिजिनल सिम्टम्स वो हैं जो उस क्रोनिक डिजीज की शुरुआत में कभी उसको रहे थे, और अब जो है हम्म वो रूप चेंज करते 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 सेकंड थर्ड या फोर्थ लेवल पे हमारे पास आया। तो जो फोर्थ लेवल का हम्म है वो तुरंत नहीं हम्म बढ़ेगा आपकी दवाई देने से। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अ, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं, वो डिजीज का ही एग्रावेशन हो रहा। ऐसा भाव आ रहा है। अमित शर्मा कुछ और लाइट डालेंगे इस पर। बिल्कुल ये बस ये बिल्कुल यही है कि अगर क्रोनिक में और क्रोनिक डिजीज में शुरुआत में ही आपने देखा कि यार दर्द बढ़ गया और ये चीजें बढ़ने लगी, दैट इज नॉट अ होम्योपैथिक एग्रावेशन। हाँ। होम्योपैथिक एग्रावेशन क्रोनिक डिजीज में वही आपकी बात है कि लास्ट में जब कंप्लीट होगा और उस टाइम थोड़ा सा दिखाई देगा, वो भी ट्रांजिएंटली आते कि बस बीमारी की शुरुआत तो डॉक्टर साहब सबसे पहले यहाँ से खुजली होनी शुरू हुई थी, अब बहुत साल बाद वो खुजली वापस आई है। तो हम्म, इसका मतलब तब हम कहेंगे कि हाँ हमारा वो रहा है। वो भी वही बात है कि टाइम के बाद, वो हाँ एकदम से ऐसा नहीं है जादू टोना होते ही कि भाई तुरंत ही हो गया। हाँ, वो दवाई देते डिपेंड ही। करता है बीमारी ये का। वाली जो केसेस होते हैं ना मोस्टली बॉस, इसमें हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं है ना, जब तक अंदर से कोई दिक्कत ना हो। हम लोग नॉर्मली वो पेशेंट की ही हैबिट है साल में एक बार पूरा फुल बॉडी चेकअप कराने का। तो जब वो उसमें कराते हैं तो टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी। फिर जब खुजली बहुत हो रही थी तो ये हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है, तो हमने कहा ठीक है आप एलर्जी टेस्ट करा लीजिए। तो एलर्जी टेस्ट कराने पे उनको सिर्फ एनिमल डैंडर, मतलब जो जानवरों के फर वगैरह होते हैं उसका एलर्जी आया था। और उनके घर में कुत्ता है, उन्होंने बोला कि अभी कुछ साल से आया है, पहले नहीं था ये, सिर्फ उसी की वजह से निकला, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। तो हमें ये भी लगा कि मेडिसिन सही चल रही है, लेकिन हमें ये समझना था कि हमने इतनी चीजें इतने से इंटरप्ट जो किया हमें नहीं करना चाहिए था कई हाँ, जगह पे। इंटरप्शन नहीं करना चाहिए था। इसका हमें वैसे ध्यान रखना दूसरे एंगल से कि हमारा केस कैसे आगे बढ़ रहा। अगर वो केस में, अगर क्रॉनिक केस में एक्यूट केस के सिम्टम आ रहे हैं और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो हमें इंटरप्ट नहीं करना। एक बात बोरकर सर कहते थे कि किसी क्रॉनिक डिजीज में यदि एक्यूट डिजीज के सिम्टम आने लगे, फिजियोलॉजिकल डिजीज की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो वापस आ रहा है। कह रहे मैं तो वेलकम करता हूँ कि इसको एक्यूट डिजीज की तरफ आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिजीज। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है तो फिर वहां हम उसको तभी इंटरफेयर करें, नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि किसी क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट को, क्रॉनिक में तो आराम आ रहा है क्रॉनिक डिजीज में तो, लेकिन अब उसे कुछ फिजियोलॉजिकल या एक्यूट, कई लोगों को आपने देखा होगा कहते हैं साहब हमें कभी बुखार नहीं आता था और वैसे हाँ उनको हाँ उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस चल रही है या उनको कैंसर जैसा कुछ चल रहा है। तो अगर हाँ ऐसे हाँ ऐसे पेशेंट को यदि उसमें कमी आ रही है क्रॉनिक डिजीज में और साथ में सीजनल बुखार, खांसी जुकाम, फीवर ये आने लगे तो वो तो भाई हेल्थ 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 की साइड में जा रहा है बंदा, हेल्दी साइड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि एक बात और भी यहाँ आ गई है कि क्रॉनिक जी डिजीज की जो आप टोटलिटी बनाएंगे ना डॉक्टर सर, क्रॉनिक डिजीज की जो टोटलिटी बनाएंगे और जब आपने मेडिसिन दी है तो उस टोटलिटी में अपने आप ओरिजिनल सिम्टम नहीं बढ़ना चाहिए।
वो सीधे आराम आना चाहिए क्रोनिक डिजीज में, एग्रावेशन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर क्रोनिक डिजीज के जो टोटलिटी बनाई है सिम्टम्स की, उसके ओरिजिनल सिम्टम में यदि आपकी दवाई देने के बाद उसकी वही सिम्टम बढ़ रहे हैं क्रोनिक डिजीज के, तो वो कवर नहीं हुआ है, वो डिजीज बढ़ ही रहा है। वहां ऐसा कुछ क्रोनिक डिजीज में देखने में नहीं मिला कि उस स्मॉल डोज से होम्योपैथिक रेमेडी की वहां पे उसका ओरिजिनल सिम्टम बढ़ता नजर आ रहा हो। तो ऐसा भाव सर आ इसमें रहा है कि अगर फ्लक्चुएशन हो तो इसमें 1 मिनट में बात करूं, इसमें ऐसा भाव आ रहा है जैसे कि क्रोनिक डिजीज के लिए हनीमैन साहब कह रहे हैं कि सीधे आराम ही आना चाहिए, एग्रावेशन जैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये एक्यूट में हो सकता है। हाँ, अब सुरेश भाई क्या कह रहे हैं आप, फ्लक्चुएशन कैसी? मैं जैसे सर समझ लो आपने टोटालिटी सिम्टम बताया, इसमें 5 ही सिम्टम उसके प्रोमिनेंट चले आ रहे हैं, हाँ, भले ही वो फिजियोलॉजिकली सिम्टम हो या उसमें अभी पैथोलॉजी नहीं हो या कुछ भी हो, हाँ, वो सिम्टम में आप दवाई देते हैं, ठीक होते हैं, फिर कुछ उनमें से कुछ एक सिम्टम बढ़ जाता है, फिर वो घट जाता है, तो फिर दूसरा सिम्टम थोड़ा सा बढ़ता है, फिर वो घटता है, हाँ ये सब हाँ, तो इसमें उन सिम्टम्स की वो देखेंगे इंटेंसिटी कि कौन सा बढ़ रहा है। अगर अगर हल्के वाला बढ़ रहा है, जो कोई फिजियोलॉजिकल बढ़ रहा है, तो फिर हम उसको अभी छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई उसका क्रॉनिक या स्ट्रक्चरल बढ़ रहा है सिम्टम टोटलिटी में, तो हमें उसे देखना कि ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने टोटलिटी बनाई, उसमें कोई डिस्ट्रक्टिव सिम्टम भी है और कोई फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी सिम्टम लिया आपने, तो अगर उसका फिजियोलॉजी से रिलेटेड सिम्टम्स में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा सा ठहरो, और यदि डिस्ट्रक्टिव सिम्टम उसका फ्लक्चुएट करके बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप समझो कि मेडिसिन हो सकता है आपको चेंज करनी पड़े। उन फ्लक्चुएशंस में देखना है कि सिम्टम्स की क्वालिटी या कैटेगरी कौन सी है जो फ्लक्चुएट हो रहा। अब मान लो किसी आदमी को बुखार है, बुखार तो कम हो गया, भूख चली गई बिल्कुल, तो ये तो गलत हो गया। भूख आ रही है ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का टेम्परेचर, एनर्जी फील कर रहा, तो आने दो टेम्परेचर को, अप डाउन चला जाएगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि सिफिलिटिक सिम्टम जाना चाहिए उस टोटलिटी में से, और अगर सोरिक या साइकोटिक सिम्टम्स फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको हम सहन कर सकते हैं। और यदि सोरिक और या साइकोटिक तो कम हो रहा है, सिफिलिटिक सिम्टम है वो एग्जैजरेट कर रहा, तो ये तो गलत है भाई। तो वहां ऐसे भी देख सकते हैं हम। बिल्कुल। अभी ना जैसे आप कह रहे हैं, तो करते करते पहले लगा कि गलत है, क्या मैं बता, मेरे पास एक केस आया, मेरे घर से ही रिलेटिव में है, उसको बिटिया को एक्जिमा हुआ है काफी टाइम से। हाँ। अब वो एक्जिमा के लिए तो वो बार बार जैसे एलोपैथी खा लेते थे, क्या मेडिसिन देने के बाद हुआ ये कि उसने तुरंत कहा कि भैया कुछ दिन तो खुजली बढ़ गई, मतलब विद इन आज 7-8 दिन होंगे कि खुजली बढ़ी, और उसके बाद उसके पुट में से डिस्चार्ज शुरू हो गया, उसके पुट में से डिस्चार्ज आने लगा कि इसमें तो खुजली निकल रही है और ये ऐसा हो रहा है। तो फिर अब ये बात आपकी वही आई कि क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली अभी हम इसको कह सकते हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसने पूरी चीज को डिस्टर्ब कर दिया था, और उसमें फिजियोलॉजिकल डिस्चार्जेस सेट भी हो गए। तो हम क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज में मैं वही सोच रहा था कि यार ये क्रोनिक थी, लेकिन ये क्रोनिक में भी फिजियोलॉजिकल लेवल पर थी शायद उसको, है ना? तो इसलिए उसको थोड़े से एकदम से एग्रावेशन आया, 2 या 3 दिन का ये बहुत एग्रावेशन रहा, उसके बाद फिर ठीक होता चला गया कि नहीं अब खुजली, तो अब इसमें से डिस्चार्ज भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और अब उसकी जो रात की दिक्कतें थी वो खत्म होनी शुरू हो गई, कि रात को जो खुजली लगा करती थी या रात भर बैठना पड़ता था। हाँ हाँ, एग्रावेशन को भी ना हम 2 तरीके से जांच कर लें डॉक्टर श्रेय। अगर जैसा अमित भैया ने कहा है कि किसी में डिस्चार्ज शुरू हो गया दवाई देने के बाद, पहले मान लो नहीं था, तो भी अच्छी बात है, तो ये एग्रावेशन, या जो इसको दूसरी दिक्कत आई है इस रूप में एग्रावेशन मान रहे, या फिर उसके ओरिजिनल सिम्टम ही जो थे वो अगर बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से एग्रावेशन में। तो कोई भी डिस्चार्ज हुआ है मेडिसिन देने के बाद शुरू, भले चाहे उस साइट पे ना हो, दूसरी जगह हुआ हो, और वो डिस्चार्ज सिफिलिटिक ना हो एक तरह से, तो सिफिलिटिक का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नोज ब्लीड शुरू हो गई या लैट्रिन में ब्लड शुरू हो गया, ऐसा ना हो, तो सारे डिस्चार्ज वेलकम साइन है, चाहे पर्सपिरेशन हो, चाहे वो हो, कोई भी फ्लैटस हो, या ऑफेंसिव डिस्चार्ज मत जा रहा हो, पेशाब में स्मेल आने लगी हो दवाई देने के बाद, तो इसका मतलब वो
रिकवरी की तरफ है। तो एग्रावेशन को भी हम इस तरह से देखें, या होम्योपैथिक एग्रावेशन को खास करके जोड़ा है डिजीज के ओरिजिनल सिम्टम्स का बढ़ जाना, है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं डॉक्टर श्रेय, या बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है कि ये 50 मिलीसीमल स्केल पे दवाई देने के बाद बात हो रही है। सेंटीसीमल की अगर आप देते जा रहे हो, वहां कई बार सेंटीसीमल मेडिसिन का क्योंकि वायलेंट एक्शन है, तो वहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम 6th एडिशन पढ़ रहे हैं भाई। ये ध्यान रखने की बहुत अच्छी बात है भाई, सही हाँ बात है बहुत। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप सेंटीसिमल की दवाई दिए जा रहे हैं और उसका ओरिजिनल सिम्टम्स से बढ़ गया, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है 6th एडिशन, इसमें जो भी डोज की बात है, दवाई देने की बात है, डॉक्टर हनीमैन साहब का भाव 50 मिलीसीमल के संदर्भ में है, जो भी बात उन्होंने बताई है। तो अगर 50 मिलीसीमल स्केल की मेडिसिन आप देते जा रहे हो, तो उनमें क्रॉनिक डिजीज में एग्रावेशन आता ही नहीं है, जब तक वो क्योर के नजदीक ना पहुंच जाए। आप इसको ऐसे भी समझना भाई साहब के साथ। तो 162 का 162 से लेकर के 171 तक का एक अलग ग्रुप है एफोरिज्म का, और इसके कंटेंट में कह रहे हैं 28 पेज नंबर पर 162 से 171 के लिए कह रहे हैं, रूल्स फॉर ट्रीटमेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ नॉन मेडिसिन इज टू स्मॉल टू अलाउ ए परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी टू बी डिस्कवर्ड। ये दो ग्रुप आएंगे डॉक्टर श्रेय, 162 से लेकर 171 तक और 172 से लेकर के 184 तक, और ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है दोनों। ये पहला ग्रुप तो वो है जहां आपके पास मेडिसिन में होम्योपैथिक रेमेडी की संख्या या होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर स्टोर नहीं है, वहां पे हमें कैसे आगे बढ़ना। और दूसरे ग्रुप में आएंगे जहां पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, पहले वाले में जहां तो मेडिसिन पूरी नहीं है मान लो हमारे पास, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें बताएंगे जहां टोटलिटी पूरी नहीं है। तो दोनों कंडीशन को कैसे डील करना है, ये बहुत खूबसूरत बताया है इन दोनों में। तो पहले बताया गया है कि रूल फॉर ट्रीटमेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ नॉन मेडिसिन इज टू स्मॉल टू अलाउ ए परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी टू बी डिस्कवर्ड। यदि हमारे पास मेडिसिन की जो सप्लाई है, जो जान जिनके बारे में हमने जान लिया है, यदि वो कम पड़ रही हैं और वो परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी हम उनमें से नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी वजह से, टू स्मॉल होने की वजह से, तो उस समय पर ट्रीटमेंट के क्या क्या नियम हैं, हम कैसे बढ़ेंगे। तो 162 में कह रहे हैं, एफोरिज्म लेके चलते हैं अब। 162 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इट समटाइम्स हैपन्स owing to the moderate number of medicines yet known with respect to their true pure action, that but a portion of the symptoms of the disease under treatment is to be met within the list of symptoms of the most appropriate medicine. Consequently, this imperfect medicinal morphic agent must be employed for lack of a more perfect one. बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सपोर्टिव एफोरिज्म्स हैं ये हमारे लिए। कह रहे कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर श्रेय, ओविंग का मतलब है एक जो ओविंग टू मॉडरेट नंबर ऑफ मेडिसिन, मतलब हमारे पास कारण हमारे पास एक मॉडरेट नंबर ऑफ मेडिसिन होने का के कारण, यद्यपि उनका ट्रू प्योर उनके ट्रू प्योर एक्शन को हमने जान रखा है, लेकिन फिर भी कुछ अगर मेडिसिन की संख्या या मेडिसिन की मात्रा हमारे पास यदि कम है, that but a portion of the symptoms of the disease under treatment is to be met within the list of symptoms of the most appropriate medicine। फिर भी यदि पोर्शन सिम्टम्स का, किसी डिजीज के सिम्टम्स का कुछ पोर्शन ट्रीटमेंट के दौरान यदि हमें किसी एप्रोप्रिएट मेडिसिन के सिम्टम्स से बहुत ज्यादा मेल खा रहा है, भले चाहे पूरी तरह से नहीं वो सिमिलिमम हो रही है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है उसके सिम्टम्स का किसी डिजीज के किसी पोर्शन ऑफ सिम्टम्स से टोटलिटी बहुत अच्छे से मैच कर रही है। तो कह रहे हैं कंसिक्वेंटली दिस इम्परफेक्ट मेडिसिनल मोरफिक एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड फॉर लैक ऑफ ए मोर परफेक्ट वन।
यदि हम परफेक्ट वन नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो ये जो इम्परफेक्ट मेडिसिनल मॉर्बिफिक एजेंट है, जो पूरी तरह से सिमिलिमम नहीं भी है लेकिन और परफेक्ट वन है नहीं हमारे पास, तो भाई वहां हम उसे ही देके आगे बढ़ेंगे। अगर मोस्ट परफेक्ट वन जब तक नहीं मिल रही है, और उसके कारण ये बताया हैनीमैन साहब ने कि वहां मॉडरेट नंबर ऑफ मेडिसिन की वजह से यदि मोर परफेक्ट वन नहीं मिल रही तो हम उस मेडिसिन को वहां एम्प्लॉय कर दें जिस मेडिसिन के सिम्टम्स का सिमिलिमम हो रहे हैं उस डिजीज के सिम्टम पोर्शन ऑफ सिम्टम से। समझ रहे हैं? इस तरह से पार्शियल रेमेडी फिर हुई। पार्शियल अब मजबूरी है कि आपको मोर परफेक्ट वन तो मिली नहीं। हाँ। तो फिर आप उस डिजीज की टोटलिटी के उस सिम्टम्स को, इसमें भी ये ध्यान देना है पार्शियल को हम कैसे थोड़ा सा यहाँ हल्का कर सकते हैं दीपशिखा, कि जो सिम्टम मिल रहा है मेडिसिन का डिजीज के उस सिम्टम्स के किसी वेरी अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक से मिल रहा हो। है जी? उस मेडिसिन के भले ही सिम्टम्स कम आपके मैच कर रहे हैं टोटलिटी से, लेकिन उस टोटलिटी में किसी ऐसे सिम्टम से मैच कर रहे हैं जो कि मोर सिफिलिटिक है या हिरार्की में सबसे ऊपर है। तो उससे अगर मैच कर रहा है तो भले ही चाहे सारी टोटलिटी नहीं भी मिल रही तो आपको भी एक मजबूरी भी कह लो और वहां आपको एम्प्लॉय कर देना चाहिए। आगे इसका सब बताएंगे, आगे फिर इसका वो बताएंगे कि ये जो हल्की सी पार्शियल रह गई थी ये इस कमी को फिर आगे कैसे पूरा होगा दीपशिखा। लेकिन भाव आपका एकदम सही आया कि ये भैया पार्शियल सी लग रही, लेकिन पार्शियल इसको इस सेंस में कहो कि मोर परफेक्ट वन तो मिली नहीं क्योंकि अभी मेडिसिन का मॉडरेट नंबर हमारे पास है। ये तब की बात चल रही है जब हैनीमैन साहब 99 मेडिसिन प्रूव कर रखी थी उन्होंने। हाँ, अब उतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं मिलेगा हमें क्योंकि कई हजार मेडिसिन आज की डेट में हमारे पास हैं। तो लेकिन फिर भी हैनीमैन साहब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ सकती है फिजिशियन के सामने उसको समझाते हुए चल रहे हैं, उसका निराकरण भी कर रहे हैं। 163 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब कि इन दिस केस we cannot indeed expect from this medicine a complete undisturbed cure। आगे ना दीपशिखा, इस केस में हालांकि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मेडिसिन जो दी आपने ये कंप्लीट और अनडिस्टर्ब क्योर कर पाएगी। फॉर ड्यूरिंग इट्स यूज सम सिम्टम्स अपीयर विच वर नॉट प्रीवियसली ऑब्जर्वेबल इन द डिजीज एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द नॉट परफेक्टली अप्रोप्रिएट रेमेडी। तो यहाँ एक बात तो ये हो सकती है पार्शियल होने के नाते, यहाँ एक बात तो ये भी हो सकती है कि जब हम इसको देंगे, इसको यूज करेंगे तो कुछ सिम्टम्स ऐसे भी आ सकते हैं मरीज के अंदर जो पहले डिजीज में देखे ही नहीं गए, और वो किसके होंगे? वो इस मेडिसिन के अपने हो सकते हैं जिनको कहा गया एसेसरी सिम्टम ऑफ द नॉट परफेक्टली अप्रोप्रिएट रेमेडी। एसेसरी सिम्टम्स होंगे जो कि परफेक्टली अप्रोप्रिएट रेमेडी से मेल नहीं खा रहे हैं। अच्छा, दिस डज बाय नो मीन्स प्रिवेंट ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द डिजीज। ब्रैकेट में कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट रिजेंबल दोज ऑफ द मेडिसिन, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं फॉर बीइंग एरेडिकेटेड बाय दिस मेडिसिन देयर बाय एस्टेब्लिशिंग ए फेयर कमेंसमेंट ऑफ द क्योर, but still this does not take place without those accessory symptoms which are however always moderate when the dose of the medicine is sufficiently minute। तो बेसिकली डॉक्टर दीपशिखा एक भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ, ये जरूरी नहीं है उस मेडिसिन के हों, ये एसेसरी सिम्टम्स उस मेडिसिन की के इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आपने तो माइन्यूट डोज दी है, और पीछे भी हमने पढ़ के आए हैं कि भाई माइन्यूट डोज तो अपने सिम्टम जल्दी से देती नहीं है प्रूविंग की तरह। तो फिर ये एसेसरी सिम्टम्स कौन से हुए? ये एसेसरी सिम्टम्स कई बार वो होंगे कि जो आपने सिमिलिमम मेडिसिन करके दिए थे वो तो चले गए, अब जो दूसरा पोर्शन बच रहा डिजीज का दूसरा जो और पोर्शन बच रहा है जो इस मेडिसिन से मैच भी नहीं करा था, अब वो उभर के आएंगे। डॉक्टर जायसवाल सर कहते थे कि जब आप किसी क्रोनिक डिजीज को क्योर करने चलते हो तो वहां पे आपको सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक तीनों सिम्टम्स का ग्रुप मिलता है।
लेकिन वहां मान लो उदाहरण के तौर पे 20 सिम्टम की टोटलिटी है, तो आपने देखा कि उसमें 8 तो सिफिलिटिक है और नीचे के 6 साइकोटिक हैं और बाकी बचे हुए नीचे सोरिक हैं। तो बड़े हमारे सर बोलते थे कि ऊपर ऊपर के जब चले जाएंगे तो जो बीच के हैं वो उभर के आएंगे। ऐसे समझो जैसे आप कोई सफाई कर रहे हो, सामान हटा रहे हो, तो ऊपर से मोटा मोटा जब हटा दोगे तो फिर नेक्स्ट वन आपको दिखने लगता है, फिर उसे भी हटा दोगे तो नेक्स्ट वन दिखने लगता है। तो ये जो नेक्स्ट वन दिखे मेडिसिन देने के बाद, ये एसेसरी सिम्टम्स हो सकते हैं और कह रहे हैं एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द नॉट परफेक्टली अप्रोप्रिएट रेमेडी। अप्रोप्रिएट रेमेडी के लिए तो परफेक्ट है ही नहीं, अगर होते तो ये भी चले जाते दीपशिखा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं दिस डज, एक हाँ मैं जरा पूरा कर लू दोस्त, याद रखना क्या कहना चाह रहे हो। दिस डज बाय नो मीन्स प्रिवेंट ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द डिजीज from being eradicated by this medicine, thereby establishing a fair commencement of the cure। तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एसेसरी सिम्टम्स हैं ये इस कंसिडरेबल पार्ट जो है डिजीज का उसको प्रिवेंट करेंगे। दिस डज बाय नो मीन्स प्रिवेंट ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द डिजीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट रिजेंबल दोज ऑफ द मेडिसिन। ये उन सिम्टम्स को नहीं जाने से रोकेंगे एक तरह से जो सिम्टम्स उस मेडिसिन से रिजेंबल कर रहे थे, और इस तरह से इरेडिकेट हो जाएंगे और मेडिसिन इस तरह से एक फेयर कमेंसमेंट ऑफ क्योर की शुरुआत कर देगी। बट स्टिल दिस डज नॉट टेक प्लेस विदाउट दोज एसेसरी सिम्टम्स। हैनीमैन साहब कह रहे हैं विच आर हाउएवर ऑलवेज मॉडरेट व्हेन द डोज ऑफ द मेडिसिन इज सफिशिएंटली माइन्यूट। अगर यहाँ परफेक्ट सिमिलिमम नहीं है तो बिना एसेसरी सिम्टम्स के ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आएंगे जरूर एसेसरी सिम्टम्स, लेकिन हालांकि ये मॉडरेट होंगे, एसेसरी सिम्टम्स ये मॉडरेट होंगे व्हेन द डोज ऑफ द मेडिसिन इज सफिशिएंटली माइन्यूट। जब माइन्यूट डोज होगी तो वहां पर ये मॉडरेट होंगे। तो यहाँ भाव दो आए, ये मॉडरेट अगर कह दी इन्होंने तो ये एसेसरी सिम्टम्स डिजीज के अपने भी हो सकते हैं जो अभी नहीं दिखाई दिए थे, अब दिखाई देने लगे, और ये मेडिसिन के भी अपने हल्के फुल्के हो सकते हैं यदि सफिशिएंटली माइन्यूट डोज में वो दी गई है। तो डॉक्टर सरे भाई आप क्या कह रहे थे, आप बताओ। सर मुझे लगता है एक्सेसरी सिम्टम्स सिर्फ मेडिसिन के ही हो सकते हैं, क्योंकि जब आप माइन्यूट डोज दे रहे हैं जो कि पार्शियली सिमिलम है, तो जो सिमिलम है डिसीज के साथ वो तो चले गए, जो रह गए हैं वो दवाई के रह गए, क्योंकि वो पार्शियल सिमिलम थे और एसेसरी सिम्टम इसलिए माइन्यूट हो गए क्योंकि हमने माइन्यूट डोज में दिए थे, इसलिए वो मतलब बहुत सही समझ गए आप। बेसिकली एसेसरी सिम्टम्स के यहाँ दो भाव आ रहे हैं। एक तो भाव यही आ रहा जो ओरिजिनल आपने बताया, इसी को लेके मैं अब तक भी समझता था, आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं इन नेसेसरी सिम्टम्स को मेडिसिन के ही मान के चल रहा था, और अभी भी लास्ट में ये कह दिया कि ये मॉडरेट होते हैं क्योंकि सफिशिएंटली माइन्यूट डोज है। तो अभी भी जोर ऐसा ही लग रहा है कि भाई एसेसरी सिम्टम ये मेडिसिन के, लेकिन डॉक्टर सरे उन सिम्टम्स को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ हमें समझ के चलना होगा कि जो ओरिजिनल वन चले गए, जो जितने सिमिलिमम हो रहे थे वो तो चले गए, तो उनके बाद नेक्स्ट टोटलिटी भी तो सामने आएगी ना दोस्त। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सिम्टम भी सामने आएगा उनके चले जाने के बाद, और वो सामने इसलिए आएगा कि उनके रहने की वजह से ये अभी परसेप्टेबल नहीं था ये सिम्टम्स का ग्रुप, है ना। तो अब अगर ये डिजीज के अपने सिम्टम्स जो मेडिसिन से सिमिलिमम नहीं थे और जो मेडिसिन ने काम कर दिया, जो उससे सिमिलिमम थे वो उसने दिया हटा आगे से, तो जो नए सिम्टम दिखेंगे ये सिम्टम दो हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है यदि मेडिसिन का अपने सिम्टम्स आ रहे, हालांकि वो बहुत ही मॉडरेट बताए हैं सफिशिएंटली माइन्यूट होने के कारण, वो तो बल्कि ना के बराबर ही हो सकते हैं कई बार अगर इस सिमिलिमम और माइन्यूट डोज दी, यदि पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इरिटेबल ना हो, इडियोसिनक्रेसी। लेकिन दूसरा जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएगा ये वो जरूर आएगा जो नेक्स्ट मेडिसिन के लिए गाइड करेगा अब हमें, नेक्स्ट राइट रेमेडी के लिए, है जी। बस एक एग्जांपल, जैसे क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कभी किसी को इरप्शन सप्रेस हुआ, उसके बाद उसको कन्वर्जन स्टार्ट हुए, ठीक है,
हमें अप्रोप्रिएट मेडिसिन नहीं मिल रही है, हमने कन्वर्जन से जो है सिलेक्ट करके मोस्ट सुटेबल रेमेडी उसको दी। अब वो कन्वर्जन्स तो ठीक हो गया और इरप्शंस आ रहे हैं वापस, तो क्या ये इरप्शंस एसएसटी सिम्टम्स ये इरप्शंस कहलाएंगे नहीं, या अगर फिर अगर ये इरप्शन उसके डिजीज का पार्ट रहा पहले, अगर ये हाँ। इरप्शन उसके डिजीज का पार्ट रहा है कि अब कन्वर्जन जब से आने लगे तो इरप्शन नहीं थे, कन्वर्जन चला गया, इरप्शन आ गए, तो ये तो डायरेक्शन ऑफ क्योर है और ये उसी मेडिसिन का ही उस मेडिसिन के ही सिम्टम है जो क्योर की तरफ है। एक बात, और मान लो इरप्शन पास्ट में नहीं था फिर आया, अगर इरप्शन पास्ट में नहीं था और नहीं, इरप्शन पास्ट में डिजीज के नहीं था तो फिर हो सकता है इस मेडिसिन का अपना एसेसरी सिम्टम हो, हाँ, ऐसा ले लो। बस ये समझ। हाँ, एक बात, लेकिन एक बात और भी यहाँ है कि जब आप टोटलिटी बना रहे थे तो साथ में उसको कन्वर्जन भी थे और साथ में उसको कोई स्किन डिजीज या कोई जॉइंट का डिजीज भी था जो के उस मेडिसिन की टोटलिटी से मैच कर नहीं रहा था। तो अब जब हुआ और वो डिजीज वो था लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का इम्परसेप्टेबल था, या फिर हल्का फुल्का था या बिल्कुल इम्परसेप्टेबल था मरीज को, लेकिन जब आपने सामने से कन्वर्जन हटा दिया तो डिजीज का जो अपना ओरिजिनल सिम्टम था और वो मेडिसिन की टोटलिटी से मैच नहीं कर रहा, तो कई बार वो भी सामने आएगा, वो भी सामने आएगा। लेकिन बात इतनी बारीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ के ही समझ में आएगी। ये पुराना सिम्टम रीअपियर हो रहा है, ये मेडिसिन का अपना सिम्टम है टोटल प्रूविंग वाला, या फिर जो पहले बंदे को इम्परसेप्टेबल रहे थे वो उसे एहसास में थे ही नहीं, वो अब नेक्स्ट वन वो सामने आ गए। देखो सामने तो वही आएगा जो उस पेशेंट में चल रहा होगा, लेकिन अभी वो इम्परसेप्टेबल होगा, ये बात भी तय है, अदरवाइज आएगा ही नहीं, है ना। तो ये एसेसरी सिम्टम्स वैसे मोटा मोटा मान के अभी जैसे डॉक्टर श्रेय कह रहे हैं सब, क्योंकि लास्ट में उन्होंने कह दिया कि ये हमेशा मॉडरेट होंगे और इसलिए होंगे क्योंकि डोज ऑफ द मेडिसिन जो है वो सफिशिएंटली माइन्यूट है, तो ये मेडिसिन के ही सिम्टम्स को यहाँ थोड़ा सा अभी मान के चलेंगे। लेकिन जो दूसरे नेक्स्ट वन आएंगे उनकी गुंजाइश रखना अपने दिमाग में, तो वो भी टोटलिटी आएगी। वैसे इसमें सारी चीजें बताएंगे वो। 164 और कर लेते हैं। अच्छा अब तो टाइम हो गया, वैसे 164 में और 172 तक यही बताएंगे वो, 171 तक जो है यही बताएंगे कि जो नेक्स्ट वन जो आएंगे या जो सिम्टम जैसे आएगा वो क्या होगा और उसे हम कैसे फिर आगे हैंडल करेंगे, कैसे उसके साथ हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये था। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो अमित शर्मा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित भाई शायद चले गए। किसी बच्चे का कोई सवाल है यहाँ तक? चलो नहीं है तो सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद दोस्त। राम 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 सर। राम राम भाई।